तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है बच्चे, ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, जितने भी लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक देश होते हैं बच्चे, उन देशों ने अब एक तरह से क्या किया है, कर्तव्यों को संविधान में रखना शुरू कर दिया है बच्चे। लेकिन उदारवादी और जो लोकतांत्रिक देश हैं बच्चे, वो इसलिए मूल कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत नहीं रखते हैं बच्चे, क्योंकि जब हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स देते हैं बच्चे, मूल अधिकार देते हैं, तो उन मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य अधिकारों में निहित होता है बच्चे। यानी एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसलिए अगर हम कर्तव्य बताते भी नहीं हैं बच्चे, तो अधिकारों में कर्तव्य क्या होता है, निहित होता है बच्चे। जैसे तुम लोगों ने मुझे फीस दिया है बच्चे, तो तुम्हारा अधिकार क्या हो, मुझसे शिक्षा लेने का, और मेरा कर्तव्य हुआ तुम्हें शिक्षा देने का। तो तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे अधिकार में ही कर्तव्य क्या है, अंतर्निहित है बच्चे। इसीलिए जो संविधान निर्माता थे बच्चे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने संविधान निर्माण करते समय अधिकार तो लिखे संविधान के अंतर्गत, लेकिन मूल कर्तव्यों को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्हें पता था कि अधिकारों में ही तो कर्तव्य निहित होता है। तो जब अधिकारों में कर्तव्य निहित है, तो उसे लिख कर बताने की क्या आवश्यकता है, और भी हमारा संविधान क्या हो जाता है बच्चे, बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ बच्चे? अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले बच्चे कि अच्छा ये बताइए कि जो मूल अधिकार हैं बच्चे, जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को, सॉरी, मूल कर्तव्यों को संविधान में क्यों नहीं लिखा गया, तो इसका जवाब आप लोग क्या दोगे? कर्तव्य में क्या होता है, मूल अधिकार जो होता है वो कर्तव्यों में एक प्रकार से क्या होता है, निहित होता है। इसलिए हम लोग कर्तव्यों को क्या करते हैं, कर्तव्यों को हम लोग एक प्रकार से क्या करते हैं बच्चे, नहीं लिखा था हमने। लेकिन 1976 में, ठीक है, 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लगाया गया था बच्चे, तो उस समय 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मतलब ये होता है बच्चे, संविधान संशोधन क्या होता है, तो समझ लो कि संविधान में से अगर कोई चीज़ हटानी है, तो उस चीज़ को, संविधान में से अगर कोई चीज़ हटानी है तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में अगर कोई चीज़ जोड़नी है बच्चे, उसके लिए भी संविधान में संशोधन किया जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। यानी संविधान में कोई चीज़ जोड़नी है या संविधान में किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देनी है कि वो काम ना करे, उसके लिए अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 में बच्चे संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने बच्चे, उस समय इंदिरा गांधी शासन था, इंदिरा गांधी सरकार में थी बच्चे, उन्होंने एक तरह से क्या कर दिया, 42वें संविधान संशोधन को क्या किया, लागू किया। और 42वें संविधान संशोधन को जब उन्होंने लागू किया बच्चे, तो उस 42वें संविधान संशोधन के तहत उन्होंने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा और राष्ट्रपति की शक्तियों को उन्होंने क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो मूल कर्तव्य जो थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे बच्चे। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। और जो मूल कर्तव्य हैं बच्चे, ये उदारवादी लोकतांत्रिक, यानी जिन देशों में बच्चे उदारवादी विचारधारा को अपनाया जाता है, लिबरलिज्म को एक्सेप्ट किया जाता है, वो कर्तव्य जैसी चीजों की बात नहीं करते हैं। जो कंट्री सोशलिस्ट फिलॉसफी को अडॉप्ट करता है, जो देश समाजवादी नीति पर कार्य करता है बच्चे, उन देशों में, उन देशों के संविधान में मूल कर्तव्यों को उनके संविधान में लिखा जाता है। तो रसिया जो है वो एक समाजवादी नीति पर कार्य करने वाला देश है या साम्यवादी नीति पर कार्य करने वाला देश है, इसलिए वहाँ पे मूल कर्तव्य जो है बच्चे वो उनके संविधान में लिखे गए हैं। चाइना के संविधान में भी मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य न्यायविध है बच्चे, यानी अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं बच्चे तो वहाँ पे दंड का प्रावधान है बच्चे। लेकिन भारत में जो मूल कर्तव्य है बच्चे, अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो दंड का प्रावधान नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपके अधिकारों को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। तो अगर कोई ये पूछे बच्चे तुमसे कि मूल कर्तव्यों की जो विशेषता है, ये किस प्रकार के देशों से ये विशेषताएं
बाकी देशों ने ली है बच्चे, तो सीधा बोलना है कि जो देश समाजवादी सिद्धांतों को अपनाता है बच्चे, जिन देशों ने समाजवादी विचारधारा दी है बच्चे, साम्यवादी विचारधारा दी है, वहाँ पे मूल कर्तव्य जो होते हैं वो न्यायविद होते हैं, यानी उनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उसकी एक प्रकार से दंड की व्यवस्था की जा सकती है बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर है बच्चे इतनी चीज़ें? अगर तुमसे कोई पूछे कि मूल कर्तव्य उदारवादी लोकतांत्रिक देशों की विशेषता है या समाजवादी देशों की विशेषता है, तो किसका आप लोग बताएंगे? समाजवादी। और समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने वाले कौन कौन से देश हैं बच्चे? प्योर सबसे पहला जो देश था जिसने समाजवादी सिद्धांत को लागू किया, समाजवादी सिद्धांत का मतलब जिसने मार्क्स के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लागू किया था बच्चे, वो कौन व्यक्ति था? तो कौन सा देश था? रसिया, यूएसएसआर, जो उसको हम लोग यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रसिया बोलते हैं, सोवियत संघ बोला जाता है बच्चे। वो पहला समाजवादी नीति को लागू करने वाला देश था बच्चे। और मूल कर्तव्य का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था? सोवियत संघ से लिया था, संघ से लिया था, यूएसएसआर से लिया था बच्चे। और क्यों लिया था? क्योंकि 76 में बच्चे, 71 के बाद, जब 71 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था बच्चे, उस पाकिस्तान युद्ध में भारत की तरफ से जो देश खड़ा था बच्चे, वो कौन सा देश खड़ा था? रसिया। सोवियत संघ भारत के तरफ से खड़ा था बच्चे, सोवियत संघ, रशिया उसका प्रतिनिधित्व करने वाला था। तो सोवियत संघ खड़ा था, तो आप सोवियत संघ को विश्वास तो आप दिलाओगे ना बच्चे कि देखो भाई हम क्या हैं, एक प्रकार से आपके तरफ से ही हम एक समाजवादी देश हैं। आप ये मत समझना कि नहीं नहीं हम तो समाजवादी नहीं, हम उदारवादी या पूंजीवादी देश हैं। हम उदारवादी और पूंजीवादी देश नहीं है, हम एक प्रकार से क्या हैं बच्चे? समाजवादी देश हैं। हम समाजवादी सिद्धांतों को, तो एक तो रसिया का हमें विश्वास प्राप्त करना था, इसलिए हमने संविधान में क्या जोड़ दिया? समाजवादी शब्द जोड़ा था। यानी समाजवादी जो शब्द है बच्चे वो 1976 में जोड़ा गया था। उसका कारण या तो मूल कर्तव्य हो सकता है या भारत रशिया संबंध हो सकते हैं बच्चे। दूसरा शब्द हमने क्या जोड़ दिया था? धर्म निरपेक्षता, भारत पंथ निरपेक्षता, सेकुलर शब्द जोड़े गए थे बच्चे। और एक शब्द क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ये सारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे बच्चे। क्लियर इतनी चीज़ें आप लोगों को? फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं बच्चे? आगे आओगे तो वही लिखा गया कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज थे बच्चे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। लेकिन मूल कर्तव्य कौन कौन से होने चाहिए बच्चे? मूल कर्तव्य कौन कौन से होने चाहिए? तो उसके लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। अब पेपर में तुमसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति है बच्चे। ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, तो ये चीज़ें आप नहीं भूलना है तुम्हें कि जो मूल कर्तव्य होते हैं बच्चे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, उससे संबंधित भारत में जो समिति बनी थी वो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। और उस समिति के द्वारा, ठीक है ना, लगभग 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे, ठीक है ना, लगभग 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे बच्चे। तो जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद टोटल 10 मूल कर्तव्य थे बच्चे, मतलब 8 मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी से लिया गया था और कुछ उस समय की जो सरकार थी उसने कुछ मूल कर्तव्य बताए थे बच्चे। तो टोटल 10 मूल कर्तव्य थे 1976 से लेकर 2002 तक बच्चे। यानी 1976 से लेकर 2002 के बीच में मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी बच्चे वो कितनी थी? 10 थी। 2002 में बच्चे 86वां संविधान संशोधन होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और उस 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। तो टोटल मूल कर्तव्यों की जो संख्या है बच्चे वो 11 है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितने हैं बच्चे? 11 हैं बच्चे। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने देखे गए हैं? 11 हैं बच्चे, टोटल 11 हैं। और 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या बोला गया बच्चे कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे होते हैं बच्चे, उन बच्चों को स्कूल भेजने का जो कर्तव्य है वो उनके माता पिता का होता है। ये ड्यूटीज़ दी गई है बच्चे कि हर एक बच्चे को शिक्षा का क्या पता होना चाहिए, अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो ध्यान में रखना है बच्चे कि जो स्वर्ण सिंह कमेटीज थी बच्चे, उसने मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया था, लेकिन उसने मूल कर्तव्यों में जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों में से सिर्फ 8 सिफारिशें स्वर्ण सिंह समिति से ली गई थी बच्चे और 2 केंद्र की सरकार ने दी थी। और 2002 में एक लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया बच्चे। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं और इनको संविधान में जगह कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 51A में बच्चे। तो जो आर्टिकल 51A है बच्चे, वहाँ पे एक प्रकार से क्या रखा गया है?
मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य से आर्टिकल 51A हो गया, और पार्ट 4A में क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। यानी संविधान के भाग 4A में तुम जब आओगे बच्चे तो वहाँ पे मूल कर्तव्य लिखा गया है, और संविधान के पार्ट 4 में जब देखोगे तो वहाँ पे राज्य नीतिक निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बोला गया है बच्चे। क्लियर है चीजें बच्चे? आगे जब आओगे बच्चे तो मूल कर्तव्य कौन कौन से, इनको एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि पेपर में पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो अगर आपने रीड नहीं किया है बच्चे तो प्रश्न हल नहीं होगा आपसे, तो आप शिकायत नहीं करना है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन रीडिंग से पता चल जाएगा बच्चे। जैसे संविधान का पालन करना, ये तुम्हें मोटा मोटी पता होना चाहिए कि संविधान का पालन करना, संविधान के जो आदर्श हैं बच्चे, संविधान के आदर्श हैं, संविधान के वैल्यूज, उनका पालन करना, संविधान के द्वारा जो बनी हुई संस्थाएं हैं उनका पालन करना, राष्ट्र ध्वज का पालन करना, राष्ट्रगान का क्या करना, पालन करना बच्चे। ये पहला हमारा मूल्य कर्तव्य है बच्चे, ठीक है ना। जैसे गाड़ी, लोग अपने गाड़ी के आगे क्या कर लेते हैं, नेशनल फ्लैग को लगा देते हैं, वो गाड़ी पे लगाने के लिए नहीं है बच्चे, वो बहुत सम्मानित चीज़ें हैं, तो उसको आप नहीं लगा। सनराइज के समय लगाया जाता है, सनसेट के समय में नेशनल फ्लैग को हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं बच्चे, डाउन कर देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे बच्चे, उनका सम्मान करना चाहिए। गांधी के विचारों को, नेहरू के विचारों को, लोहिया के, बाल गंगाधर तिलक के, इन विचारों को क्या करना है, उच्च सजोए रखना है, आपको अपने दिल में रखना है, अपने हृदय में रखना है बच्चे। थर्ड क्या बोला गया, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करना है, रक्षा करना बच्चे। यानी प्रभुता का मतलब संप्रभुता बच्चे। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, भारत को लेकर कोई प्रश्न नहीं करना है बच्चे, भारत के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। और देश की एकता और अखंडता को, भारत एक संप्रभु सत्ता है बच्चे, तो उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान हर समय रखना चाहिए बच्चे। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें बच्चे, और कल को अगर युद्ध हो जाता है और देश ये आह्वान कर रहा है कि नहीं, आपको देश का दूसरे देशों से युद्ध हो गया और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, धन से, शक्ति से, आपको उसके लिए हर समय क्या रहना चाहिए बच्चे, तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व और भावना का क्या करना, निर्माण करना बच्चे। सभी को भाई बहन बंधुत्व ये समझना है बच्चे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व का समझना एवं परिरक्षण करना। तो जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है बच्चे, उसको सजोए रखना, ठीक है ना, उसका परिरक्षण करना बच्चे, ठीक है ना। और उसके उस संस्कृति को महत्व देना, अपनी संस्कृति को नीचा नहीं बताना, क्योंकि हर एक देश अपनी संस्कृति को सर्वोच्च करके बताता है बच्चे, तो हमें भी यही चीज़ें करनी है। नेक्स्ट बोलता है बच्चे, सातवां बोला गया था प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जो भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, ये सातवां फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपके यहाँ जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बच्चे होते हैं बच्चे, जो लोग होते हैं, उनको क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट का ज्ञानार्जन की भावना को क्या करना बच्चे, विकसित करना, ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये नौवां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है बच्चे। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, जैसे लोग सरकार से नाराज होते हैं तो क्या करने लगते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुँचाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये एक प्रकार से क्या होता है, गलत चीज़ होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। तो अगर व्यक्तिगत कोई गतिविधि कर रहे हैं बच्चे तो उसमें भी आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करिए, सामूहिक गतिविधि हो रहा है तो उसमें भी बढ़ चढ़कर क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। 11 ड्यूटीज में क्या बोला गया फंडा में, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो वो 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें बच्चे। तो जो माता पिता हैं तो वो 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर की व्यवस्था करेंगे। अगर संरक्षक है कोई उस बच्चे का तो वो उस बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर की क्या करेगी, व्यवस्था करेगा। और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और ये तुमसे हायर एजुकेशन में प्रश्न में पूछ सकता है कि जो 86वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है बच्चे। तो जो 86वां संविधान संशोधन है वो तुम्हारा मूल कर्तव्यों से संबंधित है बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आई बात समझ में बच्चे, ठीक है ना।
अब तुमसे पेपर में कभी ये पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों की प्रकृति बताइए, तो सीधा बताना है कि मूल कर्तव्य जो है वो बाध्यकारी नहीं है बच्चे। यानी मूल कर्तव्य जितने मैंने बताया, अगर तुम इसका पालन भी नहीं करते हो बच्चे, तो राज्य तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कुछ विपरीत नहीं करते हो तो मतलब एक प्रकार से ये नैतिक बुराई मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए मूल कर्तव्य अवाद्य योग्य है बच्चे। यानी मूल कर्तव्य अवाद्य का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो जो चीज न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती उसको अवाद्य योग्य बोलते हैं, ठीक है ना, अवाद्य योग। इस पर न्यायपालिका में डिबेट और डिस्कशंस नहीं होता, लेकिन जो मूल अधिकार हैं बच्चे उसकी प्रकृति क्या है, वाद्य योग है बच्चे। यानी मूल अधिकारों को कम करने की कोशिश किया जा रहा है या कुछ करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसको लेकर एक प्रकार से क्या किया जा सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन मूल कर्तव्य अवाद्य योग है बच्चे। इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है अगर मांग होती है बच्चे। हाँ, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मूल कर्तव्यों को सीमित किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय एकता को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, तो उस स्थिति में तुमसे मूल कर्तव्यों को लागू कराया जा सकता है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान अधिनियम है बच्चे, तो कुछ अधिनियम हैं जिसके तहत मूल कर्तव्यों को क्या कर लिया जाता है, लागू कराया जाता है। तो मूल कर्तव्य का महत्व है या नहीं, कोई कहता है क्या है? अगर कभी डिबेट और डिस्कशन हुआ और ये कहा कि मूल कर्तव्य का महत्व तो है ही नहीं क्योंकि ये अवाद्य हो गया, कहना नहीं, अवाद्य जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे कानून हैं जिस कानून को लागू करने से मूल कर्तव्य लागू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य करना दंडनीय अपराध है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात मूल कर्तव्य में बोली जा रही है। अगर आप उसको मानने, उसको अपनाने से मना करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जा सकता है। तो अगर कोई बोले कि मूल कर्तव्य तो बकवास चीजें, कहना नहीं, मूल कर्तव्य जो है उसका महत्व है। कहेगा कैसे महत्व है, कहना भारतीय दंड संहिता को पढ़ लीजिए और मूल कर्तव्यों को पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका महत्व है या नहीं है बच्चे। तो मूल कर्तव्य पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का अधिनियम है बच्चे, उसके वजह से मूल कर्तव्य जो हो जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है बच्चे, उसके वजह से भी मूल अधिकारों का महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चे। क्लियर हुआ कि मूल अधिकारों का महत्व है या नहीं। अगर तुमसे कोई पूछता है, कल को डिबेट और डिस्कशन करने लगता है बच्चे, तो कर लोगे या नहीं? बच्चों आवाज नहीं आ रही है क्या? बता लोगे ना कि मूल कर्तव्य महत्व है बच्चे, भले ही अवाद्य क्यों ना हो। अवाद्य योग्य समझ में आया कि अवाद्य, नॉन जस्टिबल्स उसको बोला जाता है, नॉन जस्टिबल्स बोलते हैं इंग्लिश में बच्चे। अवाद्य योग्य समझ में आया, यानी न्यायपालिका के द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता, विवाद डिबेट नहीं हो सकता है मूल कर्तव्यों के बच्चे। क्लियर है बच्चे? आगे तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि जो मूल कर्तव्य है बच्चे, इससे संबंधित एक कमेटीज बनाई गई थी लेटेस्ट, वो वेंकट चलैया आयोग है। तो तुमसे सीधा पेपर आ सकता है कि वेंकट चलैया आयोग जो है वो किससे संबंधित है। तो वहाँ पे मूल कर्तव्यों से संबंधित जो कमेटीज है बच्चे, वो वेंकट चलैया आयोग था बच्चे। और उसने कुछ और मूल कर्तव्यों के बारे में क्या की थी, सिफारिश की थी और उसको मूल कर्तव्यों में जोड़ने के लिए सोचा, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे चुनाव के समय मतदान देना आपका कर्तव्य हो, हम छुट्टी मना लेते हैं बच्चे। लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया में सहभागिता हो, उसमें हम कहते हैं ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो रीचा की समस्या है, रीचा जाने, या लीसी की समस्या है, लीसी जाने, मेरी ये समस्या नहीं। कर अदा करना, हमारे यहाँ टैक्स लोग नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, टैक्स चोरी करने लगते हैं। बच्चों की शारीरिक और नैतिक भलाई होनी चाहिए बच्चे। औद्योगिक संगठनों का भी कर्तव्य है कि वो अपने कार्मिक, जो उनके कार्य कर, औद्योगिक संगठन में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं बच्चे, वो अपने बच्चों को एक प्रकार से क्या करें, शिक्षा का प्रबंधन करें। तो ये वेंकट चलैया ने कुछ कर्तव्यों के, मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश दी, लेकिन अभी तक ये मूल कर्तव्यों में जोड़े नहीं गए हैं बच्चे। तो इसलिए ये चीज़ें तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अभी कुछ चीज़ों को लेकर आलोचना इसकी होती है बच्चे, कि मूल कर्तव्यों की आलोचना इसलिए हो जाती है बच्चे, ठीक है ना, कि क्योंकि जैसे संविधान के भाग 4 में इसे शामिल करना चाहिए था, लोग बोलते हैं, लेकिन 4A में है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा इसका प्रभाव कम हो जाता है बच्चे। कुछ बोलते हैं कि मूल कर्तव्य की चीज़ों को ना भाग 3 में अगर जोड़ देते तो इसका प्रभाव, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो तुम सीधा बोल सकते हो कि अगर मूल कर्तव्यों का महत्व तो है, लेकिन अगर उसके महत्व को अगर हमें थोड़ा और बढ़ाना है
तो मूल कर्तव्यों को चीज़ों को अगर हम लोग मूल अधिकारों में जोड़ देते हैं, ठीक है, और मूल अधिकारों की चीज़ों को अगर राजनीतिक निर्देशक तत्वों में जोड़ देते हैं तो मूल कर्तव्यों का और महत्व हो सकता है बच्चों। ये तुमसे क्वेश्चन इंटरव्यू जैसे चीज़ों में पूछी जा सकती है, पेपर में नहीं। इसकी आलोचना क्यों होती है, इसलिए बोल सकते हो कि एक तो आलोचना का कारण ये अवाद्य योग्य है, क्योंकि ये नॉन जस्टिफाइबल है तो इसका पालन होगा ही नहीं, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है, राज्य के द्वारा इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया, इसलिए इसकी क्या हो जाती है, आलोचना होती है। दूसरा, इसका महत्व इसलिए भी कम हो जाता है कि मूल अधिकारों में इसको जगह नहीं दिया गया और राजनीतिक निर्देशक तत्वों में अलग से इसको जगह दिया जाता है संविधान के भाग 4 में, इसलिए भी इसका महत्व जो होता है बच्चे वो क्या कम हो जाता है। तो ये बच्चे मूल कर्तव्य था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर इतनी चीज़ें।